जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मेरे साथ भी आप जो है अपना आंसर देने की जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों कृपा करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका ही प्रिपरेशन होने वाला है, आपका ही एमसीक्यू के माध्यम से आप ही इसमें पेपर दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण है दोस्तों सीजी व्यापम के लिए, सीजीपीएससी के लिए, सीजी पुलिस के लिए एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होने वाला है, मंडी निरीक्षक, एसआई और दोस्तों पटवारी, खाद्य निरीक्षक, इन सभी में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा गांधी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि यह जो है भारत में नहीं पूरा एशिया में दोस्तों पहला संगीत विश्वविद्यालय है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो है दोस्तों ये जो है पूछा जा चुका है व्यापम की ओर से, पीएससी की ओर से। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप सोच रहे हैं इंदिरा गांधी तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इंदिरा जो कला है संगीत विश्वविद्यालय जो है दोस्तों पूरी तरीके से इंदिरा के नाम पर ही खुला है, लेकिन वो क्या है गांधी नहीं है। चूंकि ऑप्शन नंबर आ में आपको गांधी देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आ जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू तो है ही नहीं, रविशंकर शुक्ल ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो है यह वहाँ की जो खैरागढ़ रियासत, चूंकि आपको पता है पहले 14 रियासतें थी, जिसमें से खैरागढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खैरागढ़ कहाँ है दोस्तों? राजनांदगांव जिले में स्थापित है। और चूंकि उसके जो राजमहल है उसी को ही दोस्तों 1956 में, कब? 1956 ईस्वी में जो है विश्वविद्यालय का दर्जा देकर के वहाँ पास संगीत की शिक्षण दी जाती है। वहाँ दोस्तों आप जा कर के जब भी मौका मिले आप ज़रूर घूम लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पास जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो वहाँ जाने के पश्चात टूरिस्ट के द्वारा जो है उसमें घूमने का या फिर अध्ययन करने की दृष्टि से देखा जा सकता है, ठीक है। और आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है दोस्तों कि संगीत विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं कौन है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुख बोली संबंधित है। तो कुरुख बोली किससे संबंधित है? बैगा से, कमार से, उराव से या फिर बिरहोर से? तो दोस्तों आपको पता होगा कुरुख जो बोली है एक प्रकार का क्या है? द्रविड़ भाषा है। क्या भाषा है? द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा क्या होता है? जो दक्षिण में बोले जाने वाली भाषा होती है, साउथ भाषा, वो क्या कहलाता है? द्रविड़ भाषा कहलाता है। और ऊपर में जो बोली जाने वाली भाषा क्या है? आर्य भाषा बोली जाती है, जिसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी ये सब आते हैं। लेकिन जो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत दोस्तों इसमें से कौन सा आता है, ठीक है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उराव। तो ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कुरुख जो है वो गोंडी भाषा के अंतर्गत भी आता है। तो दोस्तों द्रविड़ जो बोली है उस द्रविड़ भाषा के अंतर्गत दो नाम आता है, वो है उराव जनजाति और गोंडी जनजाति, ठीक है। तो ये दोनों जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है प्रश्न है दोस्तों, भुंजिया जनजाति से संबंधित लाल बंगला क्या है? तो दोस्तों जो लाल बंगला है वो क्या है हमको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, शयन कक्ष, रसोई घर, लाल टमाटर या मेहमान घर। तो आपको पता होगा दोस्तों भुंजिया जनजाति में जो लाल बंगला है, तो दोस्तों बंगला का अर्थ मतलब हिंदी आपने पढ़ा ही होगा कि बंगला मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा घर, ठीक है। तो जैसे क्या होता है बंगला मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा महल, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन और एक होता है दोस्तों बंगला मतलब क्या होता है? अगर इसमें बंगाला कर दूं तो दोस्तों बंगाला को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी में टमाटर जो होता है उसको बंगाला कहा जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों टमाटर को नहीं कहा जाता, ना ही दोस्तों इसमें तो लाल बंगला जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रसोई घर को कहा जाता है। किसके रसोई घर को? जो भुंजिया जनजाति के लोग हैं उनके जो रसोई घर को है लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। अब लाल बंगला क्यों
कहा जाता है? क्योंकि इनको उनका जो रसोई घर होता है दोस्तों, घर से पूरी तरीके से अलग होता है, थोड़ा दूर में बनाया जाता है, और यह जो है दोस्तों पूरी तरीके से लाल रंग से इनको क्या किया जाता है, रंगा जाता है। और इसमें जो है दोस्तों इनकी प्रधानता ये है कि ये जो है पूरी तरीके से अपने फैमिली के अलावा किसी भी और इंसान को इसके अंतर्गत अंदर में है प्रवेश नहीं किया जाता, चाहे वो क्या हो, दूसरा जाति का हो या फिर उनके और भी मतलब उन अपने ही जाति के हों, लेकिन अपने के बिरादरी वालों को दोस्तों ये सिर्फ उन्हीं को ही इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें भुंजिया जो जनजाति है उसमें इस रसोई घर के अंदर बैठ कर के खाना नहीं खाया जाता है। अगर कोई गलतीवश अगर यहाँ कोई प्रवेश कर जाता है बाहर का व्यक्ति, तो उस जो पूरा रसोई है उसको तोड़ दिया जाता है और एक नया रसोई जो है तैयार किया जाता है भुंजिया जनजाति के द्वारा। तो आप इसको ये दोस्तों याद रखिए, लाल बंगला क्या है, एक प्रकार का क्या है, रसोई घर है। तो ऑप्शन नंबर ब इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राजसी तुल्य कुल्यवंश के विषय में जानकारी किस ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास में राजसी तुल्य कुल्य वंश। ठीक है, तो चूंकि यह जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है, और दोस्तों यह जो है जानकारी बहुत कम मिलती है इसके बारे में। तो कहाँ से मिलती है जानकारी? राजिम ताम्रपत्र से, आमोदा ताम्रपत्र से, आरंग ताम्रपत्र से, या फिर गुंजी शिलालेख से। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आरंग ताम्रपत्र से हमें राजसी राजतुल्य वंश की जो है जानकारी मिलती है। कौन कौन राजा है, कब से कब यहाँ पर शासन किए, सबसे ज़्यादा जानकारी जो हमें मिलती है वो किसके बारे में मिलती है, वो गांव दान करने के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भांड देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भांड देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है सिरपुर, मैनपाट, मल्हार या फिर आरंग। तो चूंकि आपको पता है जो भांड देउल जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, रायपुर में स्थित है, और चूंकि कहाँ स्थित है, आरंग में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछता है दोस्तों, आरंग जो है किसे इसका उपनाम क्या है? तो इसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आरंग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये महानदी के तट पर जो है बसा हुआ है। तो आप इसको याद रखिए, प्रश्न पूछता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु घासीदास की समाधि लेने के पश्चात उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना था या कौन हुए थे? तो ऑप्शन दिया है चरणदास, अमृतदास, रामदास, बालकदास। तो दोस्तों मेरे साथ जो है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नीचे का जो ऑप्शन है कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। साथ ही साथ आंसर भी देते चलिए। जैसे क्या हो गया आपका छठवा बता रहा हूँ, तो छठवा का आ है, ब है, सा है, या फिर ABCD। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों लास्ट में मुझे ये भी बताना कि कितना जो है सही हो रहा है। हम 10 इसमें क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकदास। चूँकि आपको पता है गुरु घासीदास जी ने क्या किया था, 1856 में इनका जो है परिनिर्वाण हो चुका था। उसके बाद इस जो उनकी जो रीति है उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका उत्तराधिकारी भी ज़रूरी था। उत्तराधिकारी तो थे, लेकिन उस गद्दी को संभालने वाला व्यक्ति भी ज़रूरी थी, है ना। तो उस समय जो है उसके 2 पुत्र थे, उनमें से पहला पुत्र ने उस गद्दी को नहीं संभाला, बल्कि दूसरा जो पुत्र था वो जो है गद्दी को संभाला, है ना। और वो जब दोस्तों कौन था, वो बालकदास था, और जो 1860 तक, कब तक, 1860 तक जो है गद्दी को संभाला। उसके बाद जो है उनका भी परिनिर्वाण हो गया। अर्थात दोस्तों अगर बात करें तो ये है जो 1856 से, कहाँ से, 1856 से 1860 तक जो है बालकदास के द्वारा जो है गद्दी को संभाला गया। गुरु घासीदास जो है दोस्तों पूरी तरीके से आपको बलौदा बाजार में देखने के लिए मिलेगा इनका क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक द्वारा कराया गया है? तो आपको पता चल चुका होगा कि जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया है, कलचुरी शासक के द्वारा कराया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों इसमें, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव तृतीय। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। राजीव लोचन मंदिर का जो पहले तो निर्माण बता देना है, पता होना चाहिए कि निर्माण जो है दोस्तों 6वीं 7वीं शताब्दी में जो है नल वंश के शासक जो बिलासतुंग थे उनके द्वारा जो है ये निर्माण कराया गया था। और साथ ही साथ इसके बाद दोस्तों जब समय बीतता गया तो उसमें क्या हुई, जो है मंदिरें जर्जर होने लगा, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो पुराना होने लगा।
कहीं पास जो है टूट फूट होने लगा तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए अर्थात उसको डेंटिंग पेंटिंग अर्थात उसको जीर्णोद्धार कराने के लिए कलचुरी वंश स्टार्ट हो चुका था। तो उस समय दोस्तों वो कलचुरी वंश के जो शासक है, लेकिन का बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको पृथ्वीदेव द्वितीय है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग पृथ्वीदेव द्वितीय जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो पृथ्वीदेव द्वितीय का जो कौन था दोस्तों, कहा जाए तो सामंत मतलब सेनापति, ठीक है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय का जो सेनापति था कौन, जगतपाल देव, ठीक है। जगतपाल, तो जगतपाल के द्वारा दोस्तों पूरी तरीके से ये मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। तो एक प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड है, तो सब चीज़ को मैं घुमा करके समेट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे आपको बताना है, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के द्वारा किया गया, नल वंश के द्वारा किया गया। जीर्णोद्धार किस वंश के द्वारा किया गया, तो कलचुरी वंश के द्वारा किया गया, ठीक है। तो और जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया, तो वो दोस्तों बिलासपुर के द्वारा कराया गया। तो जीर्णोद्धार कौन से राजा के द्वारा करवाया गया, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा जो है द्वारा करवाया गया। कौन से सन में कराया गया, तो इसमें दोस्तों जो 6वीं 7वीं शताब्दी में है, इसमें सन्नी दिया है, ठीक है। तो अगर पता है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके प्रश्न बहुत तरीके से घुमा करके पूछता है, तो आप जो है आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मुख्य कार्यालय का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ जो खनिज विकास निगम है इसके मुख्य कार्यालय का नाम क्या है, इंद्रावती, महानदी, सोनाखान या फिर महानदी भवन में संचालित है। मतलब अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि महानदी के अंदर ही ये खनिज विभाग का जो है कार्यालय है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सोनाखान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सोनाखान जो है बलौदा बाजार जिले में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा बलौदा बाजार कब बना, तो ये बना है दोस्तों 2012 में, ठीक है। किससे अलग होकर के बना है दोस्तों, रायपुर से अलग होकर के बना है, ठीक है। तो सोनाखान जो है दोस्तों रखा गया है कहाँ, रायपुर में रखा गया है, लेकिन उसका जो नाम क्या है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के नाम से दोस्तों ये जो कार्यालय है जाना जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विकास जो निगम है कहाँ है, सोनाखान में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब सोनाखान क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ पास के जमींदार जो हैं कौन थे, शहीद वीर नारायण सिंह। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, इनको 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी दी गई थी। आपको इसके बारे में डिटेल में पता होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटामारी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों टाटामारी जो है कहाँ स्थित है, केसकाल में, कांकेर में, बारसूर में या फिर कांगेर घाटी में। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है बस्तर संभाग से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि टाटामारी कहाँ स्थित है, तो कहीं ना कहीं ये दक्षिणतम भाग में स्थित होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो टाटामारी अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल में जो है दोस्तों केसकाल में जो है स्थित है, जो कि कोंडागांव में स्थित है, कोंडागांव जिला में स्थित है, ठीक है। और चूंकि जो है ये क्या है पर्यटन का अच्छा क्षेत्र है, जहाँ पास टूरिज्म के रूप में लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आ इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके लिए जो है आपका कितना आंसर जो है सही हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि नहीं है। ध्यान रखिए कृषि नहीं है ये बताना है। तो आपको पता है कि पूरी तरीके से स्थानांतरित कृषि, जिसको हम पहले झूम की खेती के नाम से भी जानते हैं, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है रुक चुका है। तो लेकिन इनमें से जो दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें झूम की खेती अर्थात स्थानांतरित कृषि होती है, लेकिन इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो नहीं होती है, ठीक है। तो हमको बताना है, दिया हुआ इसमें दाहिया, पेद्दा, मयारी या बेवार। तो दोस्तों दाहिया जो खेती है वो कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। पेद्दा जनजाति के पेद्दा जो कृषि पद्धति है दोस्तों वो अभुजमाड़ के द्वारा किया जाता है। और बेवार जो है पद्धति वो किनके द्वारा किया जाता है, बैगा के द्वारा किया जाता है। लेकिन मयारी जो है दोस्तों पूरी तरीके से कोरवा जनजाति से रिलेटेड है। तो और चूंकि ये जो है स्थानांतरित कृषि नहीं करते हैं, एक ही जगह जो है दोस्तों पूरी तरीके से कृषि करते हैं। अब दोस्तों स्थानांतरित कृषि पहले क्यों किया जाता था, क्योंकि दोस्तों जो लोग थे वो पूरी तरीके से जमीन को देवता के रूप में मानते थे, देवी के रूप में मानते थे, और उस पर हल चलाना, उस पर हल चलाकर उनको पीड़ा देना ये वहाँ तक जरूरी नहीं समझते थे, ठीक है। तो उन्हें भी क्या होती थी, उन पर दया आती थी, और इसलिए क्या होता था उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह क्या करते थे, खेती कर लेते थे। तो इस तरीके थी दोस्तों स्थानांतरित कृषि और इसका कारण। तो ये थी जानकारी दोस्तों आपके लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो
स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसका ये मेरा पहला प्रयास था और MCQ लाने का, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट तो मैं प्रतिदिन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए, या फिर किस पर मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।